सर जय हिंद। जय हिंद सर, सत श्री अकाल। क्या सत बात है श्री सर? अकाल जी। तो इतना जल्दी? सर आज आप स्मार्ट लग रहे हो, आज हैंडसम लग रहे हो, देखो अरे सर, हेयर स्टाइल वो स्टाइल क्या बोलते बनवाया हैं आपने कि आज स्पेशल। बालों में ऑयल डालना भूल गया हूँ आज। आज सभी लोग वैसे ही बोल रहे हैं। एक्चुअली है, मेरे हेयर सिल्की है, बट आ, आई प्रिफर कि मैं ऑयल ही लगाऊं, तो ये क्या होता है, ये टॉम बॉय लुक ना लगे। तो आई डोंट हम्म। नेवर प्रीफर सच लुक। मुझे वही अच्छा लगता है, उसमें अच्छे लगते हैं। ये क्या होता है, ये पूरा बाल ऐसे करते हैं ना, तो वापस आ जाता है। बढ़िया सर, बढ़िया। वहां मतलब मस्त गर्मी है? टी शर्ट वी शर्ट नहीं डाल के सर, बैठे? हम्म। मीन्स यहाँ पर इतना गर्म भी नहीं है, इतना ठंडा भी नहीं है, बस मैं एकदम एर्गोनॉमिकल एनवायरनमेंट है, अच्छा है। अरे अच्छा बहुत लगता बढ़िया। है। तो एसी वेसी चलाते हो अभी? एसी चलाया नहीं है सर, बट पुराना एसी आज रिप्लेस किया है। आज हिताची का ऑल वेदर एसी लिया है। क्या एंड जो बात है। ब्लू स्टार का एसी था, 13 बरस हो चुके थे, तो फिर उसे रिप्लेस कर दिया सर। अच्छा सर, प्लेस कर दिया। नहीं वैसे एसी चलाते हो आप? मैं अभी इस सीजन में। एसी सर मार्च से लेके हम्म। जून तक फुल एसी रहता है। मान अच्छा लीजिए से। कि 24 में हम्म। से 16 घंटे एसी रहता है। ये हिटैची बहुत बढ़िया एसी है सर, मैंने भी पिछली गर्मियों में लिया अभी। तो हिताची का 5 स्टार एसी लगाया है, हाँ, 1.5 टन का लगा दिया है। तो आर तो थर्टी टू रेफ्रिजरेंट है सबसे उसमें। तगड़ी कूलिंग मेरे हिटाची भी लिया, डाइकन भी लिया, एलजी भी लिया, सैमसंग, मैं सब तरह के एसी ले चुका हूँ। हम्म। तो सबसे बढ़िया हिटाची है। कूलिंग के मामले में बहुत तगड़ा कूल करता है। प्राइस भी बढ़ी है, अच्छी ही है हिताची की। ठीक है, अब तो बराबर ही है तकरीबन सारी। हाँ कितना का सभी पड़ा है आपको? 48 का है कुछ। अच्छा, आप 5 स्टार लिए हो ना? 5 स्टार 48 का होगा फिर। इन्वर्टर वाला। इतना ही पड़ता है सर 5 स्टार, अब तो रेट ही यही हो हाँ गए हैं। सर, वही है, कॉपर के रेट भी कहाँ पहुंच गए, आसमान में हम्म। चले गए अब तो। अच्छा, मैंने अपना वो भेज तो दिया था जैसे तैसे कल। भेजा है। हाँ सर, तो हम उसे कंसिडर कर लेंगे। जी। फिलहाल के लिए हम कल के नजरिए से आगे बढ़ते हैं। कल हमने जहाँ से छोड़ा था वहां से। जी। तो ये रहा हमारा पेटेंट एजेंट कंसल्टेंट। नहीं, ये तो प्रोफाइल है। पेटेंट एजेंट वाइवा सर वो प्रिपरेशन। मैंने पीसीटी का स्टडी किया था तो उसमें काफी डिटेल्स निकाले। तो ट्रू है। फाइलिंग का प्रोसीजर पूरा पता चल गया एंड फीस वीस से रिलेटेड भी काफी डिटेल्स मिल गए। तो फिर पहले उसे ही करते हैं। क्या बात है ठीक। मैम, फिर तो आप पढ़ाओ आज सबको। अरे सर आप बोलिए, मैं हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करता हूँ मैडम। बहुत बढ़िया। एक्चुअली उसका लाइव डेमो हो जाता बट उसमें थोड़ा सा वो ये था कि ओटीपी से रिलेटेड काफी सारी चीजों में रजिस्टर करना पड़ रहा था मैं तो वो मैं नहीं कर किया लेता हूँ मैंने। मैडम। मैं कर लेता हूँ। आई विल डू दैट। हाँ, ओके। एक आध ओके। जगह तो मैंने फोन नंबर और नंबर से रजिस्टर कर। वाइपो पे तो आपका अकाउंट होगा। वाइपो ये ईपीसीटी फाइलिंग पे जाइए, नीचे जो जी। है फोर्थ यहाँ नंबर। पर जाना है। नहीं नीचे फोर्थ नंबर पे। ओके। दोनों हाँ एक ही यहाँ है से ना मैडम? यहीं से भी कर सकते हैं लॉग इन विद ईपीसीटी। ये अकाउंट बना हुआ है, नहीं बना है तो क्रिएट वाइपो अकाउंट आएगा। क्रिएट कर सकते हैं हाँ। लॉग इन कर लेता हूँ। मतलब पीसीटी वाइपो पे की वेबसाइट पे हमें डालनी पड़ती है? ईपीसीटी पे जाना है, अब ईपीसीटी यहाँ लॉगिन पे जाना है। पर ये जो वर्क बेंच है ये यहाँ पे आपको शो करती है जो भी आपके पेटेंट्स फाइल्ड होंगे ऑलरेडी। तो हम्म। सिंस आपके भी तक एक भी नहीं है तो यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। अब नहीं तो आपको मैंने क्या। पेटेंट फाइल किया हुआ है, वो यहाँ पर डालूं पेटेंट नंबर? हाँ हाँ वो आप करके देखिए। ओके, गिव मी मिनट। या एक्चुअली ये जो अब नीचे लिख के आ रहा है ना यहाँ पे ये जो ग्रे बॉक्स है ना उसमें लिखा है ना कि सेटअप योर ऑथेंटिकेशन मेथड्स। हम्म। तो पहले आपको ऑथेंटिकेट करनी पड़ेगी। देन उसमें ओके। यहाँ पे क्रिएट का ऑप्शन आ जाएगा। जी। सेटअप ऑथेंटिकेटेड मेथड्स। हाँ एक्सेप्ट। एक्सेप्ट। तो ये सारे आपको करने पड़ेंगे। पुश नोटिफिकेशंस। ओके।
जस्ट मिनट। कहाँ गया? चलो, एड क्या होता है देखते हैं। यूज दी फोर्ज रॉक ऑथेंटिकेटर ऐप टू स्कैन ऐप क्यूआर पे कोड। डाउनलोड करने बोल रहा था, तो फिर इस चक्कर में मैंने नहीं किया था। ऐप एक है, उसमें क्यूआर कोड आएगा, वहां से ओटीपी आएगा। अभी करते हैं मैडम। ये अपने मोबाइल पे फोर्ज रॉक करके ऐप है, फोर्ज रॉक ऑथेंटिकेटर ऐप, शायद आपको दिख रही होगी, मैं डाउनलोड कर रहा हूँ। ओपन। वैसे सर आई डोंट थिंक कि वो फाइलिंग डिटेल्स अपन से पूछ सकते हैं। मैडम देखिए, कर लेते हैं, शायद जो भी पूछे। करने में तो कोई गलत बात तो है नहीं, शायद ना गलत भी तो पूछे। नॉलेज ही मिल जाएगा, वो तो है। और क्या है। तो स्कैन क्यूआर कोड, अलाउ। ये मैं स्कैन कर रहा हूँ, स्कैन हो गया। हम्म। ऑथेंटिकेशन रिक्वेस्ट फ्रॉम वाइपो। ये पुश नोटिफिकेशन इनेबल्ड हो गया। ऐप वन टाइम पासवर्ड। इसमें ही ओटीपी आ जाएगा आपको। ओके, वन टाइम पासवर्ड है 901816901816। क्रिएट। यही तो है भाई, क्या हो रहा है? नॉट वैलिड, क्यों ऐसा हो रहा है? नया आया। ओके, वापस मुझे क्यूआर कोड ही स्कैन करना पड़ेगा और वो मुझे जनरेट करके देगा, ऐसा है क्या? ओके, 697318। यहाँ पर ही ये स्कैन करने के बाद ओटीपी आता है। सो उसी से ही हो रहा है चीज़ें। ओके, फिर तो आपको हो फोन गया। नंबर रजिस्टर करना पड़ेगा। मोबाइल फ़ोन नंबर 9426141944। ऑथेंटिकेटर ब्रिजेस, ये रहे ब्रिज ब्रिज, ये रहा ब्रिज। बस हो ये गया। बाजू वाला ये क्या हुआ? नॉट वैलिड। +9। +91 वेरीफाई। हो गया। रजिस्टर। वापस नाइन नहीं, नाइन अभी तो उसी को सिक्स कंप्लीट कर एट रहा है, रजिस्टर फोर करके एक बार देख लीजिए। 996844। हो गया मैडम, सारी चीज़ें यहाँ पर तो हो डिजिटल गई मेरी। डिजिटल सर्टिफिकेट्स के लिए भी। डिजिटल सर्टिफिकेट ऐड करना है, अपलोड। तो वो कहाँ पर मिलेगा मुझे? बैक, कि ये पढ़ते हैं। वाइपो डिजिटल सर्टिफिकेट आर issued only to individuals and not in the name of companies. If necessary, please edit your WIPO account profile to provide you a full list and last name in the Latin characters before requesting a certificate. Enrollment and pickup must be done using the same computer and browser. Google Chrome, Mozilla Firefox are supported. Other browsers such as Safari will not work. For more information, please refer क्लिक to. हेयर, तो रिक्वेस्ट प्लीज क्लिक हेयर लास्ट में। चलिए। यानी इसके लिए पेटेंट एजेंट होना जरूरी नहीं है। नहीं सर। जी सर, हेलो।
ये एप्लीकेंट खुद भी कर सकता है। वो तो मैम हम अपना आईपी इंडिया में भी कर सकते हैं। हम्म। हाँ जी। ये सर इंडियन ऑफिस में भी कर सकते हैं, इवन ग्रांट के लिए भी जो ये नहीं, सपोज मेरे को एज ए पेटेंट एजेंट किसी और के लिए करना है, तो वाइपो में मैं कर सकता हूँ? हाँ, बातों में तो आप कर सकते हैं। उसके लिए कोई पेपर नहीं क्लियर करना? नहीं नहीं, वो तो मतलब पीसीटी के थ्रू ही जा रहा है ना, तो वहां नहीं लगेगा। आप प्रोसिक्यूशन हैंडल नहीं कर सकते उसका। मतलब आप रिपोर्ट बना सकते हैं, लेकिन आप वहाँ जो प्रोसिक्यूशन होगा वो नहीं कर सकते। तो उसको करने के लिए क्या करना होगा? हाँ, नहीं ये तो आप डायरेक्टली कर सकते हैं। नहीं, फाइलिंग तो हो गया, प्रोसिक्यूशन कैसे कर सकते हैं? प्रोसिक्यूशन के लिए आपके पास उस कंट्री की डिग्री होनी चाहिए जहाँ पे डेजिग्नेटिंग ऑफिस है। हम्म। वहाँ का जैसे यहाँ का अपना पेटेंट एजेंट होता है, तो हर कंट्री का अलग अलग पेटेंट एजेंट एग्जाम होता है। जी जी जी, ठीक है, ओके। तो हम लोग मतलब ऐसा करते हैं कि हर कंट्री के अथॉरिटीज से कनेक्शन है, तो उनके लिए रिपोर्ट्स रेडी कर देते हैं। वो लोग वहाँ पे अपना केस का हियरिंग्स अटेंड कर लेते हैं। मेल पे आएगा आपको फिर। जुबेर सर, आपके चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में इन हाउस आप लोग मतलब पेटेंट प्रोफेशनल्स भी हायर करते हैं क्या? जी मैडम। अब ये यहाँ पर मेल आ पे रहा है, आपको मेल complete the पर। form on our enrollment page to submit your detailed certificate approval. Once your information is reviewed and approved by our administrator, you will receive your official certificate promptly. Get started now. आपके ईमेल पे कुछ आया? ये आ गया, देखो, certificate enrollment confirmation. A certificate request has been submitted for your email ID and will be reviewed by our administrator. For any queries, contact the PCTE service
ओके, strong authentication, WIPO account, strong authentication, define as known, मेरे कुछ टाइम ले थोड़ा सा। स्पैम में तो कुछ नहीं है, नहीं है। जी आप क्या बोल रहे थे मैडम? हाँ, मेरे को कुछ थोड़ा सा टाइम ले, उसके बाद कंफर्म करने के बाद सर्टिफिकेट जनरेट करो। पॉसिबल मैडम, लेट्स सी हाउ मच टाइम, बट ये सर्टिफिकेट नहीं आएगा तब तक तो आगे की चीज नहीं बढ़ेगी। अगर ऐसा है तो हम कल इसे कंटिन्यू कर लेंगे, क्योंकि आज सर्टिफिकेट अभी तक तो नहीं ये आया है। सर्टिफिकेट जैसे बात होता है तो ऊपर एक ऑप्शन आने लगेगा, क्रिएट न्यू आईए इंटरनेशनल एप्लीकेशन, एंड उसके बेसिस पे फिर अपन पूरा प्रोसेस कर सकते हैं। क्रिएट न्यू, आइए हाँ ऐसा करके एक आ जाएगा। हाँ, तो देन उस पे आप क्लिक करेंगे ना, तो आपके पास सारे ऑप्शंस आ जाएंगे कि कैसे कैसे एप्लीकेशन फाइल करनी है, एंड फिर वो पूरा प्रोसेस हो जाएगा इजीली। जी। तो ये क्या है, टेलीफोन पीसीटी गेट ब्लैंक पीसीटी वाइपो इंटरनेशनल मंडे टू फ्राइडे 9 AM टिल 6 PM सेंट्रल यूरोपियन टाइम। तो अब ये तो टाइम हमारा परफेक्ट है, 11 बजे इनके कुछ 8 साढ़े 8 बजते हैं, कितने बजते हैं इनके? वहां पर सुबह होती है ना, हम जब रात में बैठे होते हैं तो हो जाएगा। विल बी रिव्यूड, हाँ तो ये कुछ देर तो लगेगी यहाँ पर, और बाद में ही इसको आगे बढ़ाया जा सकता है। दैट इज द करेक्ट आंसर, करेक्ट मैम। विदाउट दैट इट इज नॉट पॉसिबल टू डू दैट। ओके, तो तो फिलहाल के वहां लिए पे तो सारी चीजें ऑप्शन थी, आप लैंग्वेज चूज कर सकते हैं, आरओ ऑफिस चूज कर सकते हैं, आईएसए के लिए ऑफिस चूज कर सकते हैं, देन प्रायोरिटी डॉक्यूमेंट डेजिग्नेशन, सारी चीजें मतलब आपको ऑप्शन मिलेगा, एंड फीस का भी फिर ऑप्शन आ जाएगा आपके पास। जी, अब देखते हैं कि यहाँ पर कुछ आया कि नहीं आया। ई पीसीटी पे वापस जाते हैं। ई पीसीटी लॉगिन, लॉगिन ई पीसीटी, यही आ रहा है। बाकी सब कुछ हमारा जो हमने किया था वो एज इट इज कंफर्म होते जा रहा है, और यही चीज है एक जो हमें वापस यहाँ पर लेके आती है। तो लेट्स वेट फॉर द डिजिटल सर्टिफिकेट, टिल दैट टाइम। ये लास्ट टाइम हमने अनिल सर के अकाउंट से किया था, अनिल सर का अकाउंट यहाँ पर क्रिएटेड है, अनिल सर का ये सर्टिफिकेट भी जनरेटेड है, और उनके पास भी है, सारी चीज़ें अवेलेबल है। ओके, चलिए कोई और जगह सर पर वो ना आ कल जाए। जो फीस का डिस्कस कर रहे थे ना, तो आरओ ऑफिस के लिए $1667 फीस लगती है, जो कि इंडिविजुअल के लिए। 90% रिडक्शन के बाद $167 हो जाती है। हेलो, हाँ मैडम क्या कह रहे थे आप? 1667 है एक्चुअल फीस, बट वो 90% डिडक्शन के बाद $167 हो जाती है फॉर वो आरओ आप ऑफिस वहां के तक लिए। मीन्स आपने देखा कि इंडिविजुअल में ये है ही, सिर्फ इंडिविजुअल के लिए है या एमएसएमई और स्टार्टअप के लिए भी है? ये इस केस में आरओ ऑफिस के लिए नेचुरल पर्सन के लिए है। ट्रांसमिटर फीस के लिए जो है वो स्टार्टअप एजुकेशनल वो इंस्टीट्यूट्स इन सब सारी के फीस लिए है। मीन्स यहाँ पर ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी, द वे आप हम यहाँ पर फिलअप करेंगे और हो जाएगा। यहाँ पे हाँ दिखा तो रहा था, बाकी मैंने जो इनकी फीस का स्ट्रक्चर है वहां पे मतलब वाइपो के वेबसाइट पे जाके मतलब कई सारे लिंक ओपन किए हैं, तो वहां से मुझे मिले हैं डिटेल्स। तो इंटरनेशनल फाइलिंग फी में 90% डिस्काउंट नेचुरल पर्सन को मिलेगा, बट ट्रांसमिटर फी में स्टार्टअप एजुकेशनल इंस्टीट्यूट स्मॉल एंटिटी सबको मिल जाता है डिस्काउंट। ओके, चलिए देखेंगे, अब तो क्या ही इसमें क्या ही कर सकते हैं। जब ये आएगा तब आगे बढ़ेंगे हम ये प्रोसेस पे कल, तो हमें पता चलेगा कि हाउ इट विल वर्क। परफेक्ट। जी तो सर। फॉर दैट पर्पस वी नीड टू वेट
फॉर फ्यू मिनट्स, मीन्स फ्यू आवर्स और फ्यू, क्या बोलते हैं, कल तक होता है कि नहीं होता देखेंगे। WIPO account users reminder that there are other strong authentication methods, efficient alternatives of WIPO digital certificate. Push notification, one-time password generated by the standard app, such as Google Authenticator, or sent by the text message (SMS) to your mobile number. An app, ओके ये तो अल्टरनेटिव है ही, ये सारी चीज़ें इसी के लिए है। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि हमारे पास ये सर्टिफिकेट होना चाहिए। इज इट सो? बट सर वो बिना इन सब के वो एक्सेस नहीं करने दे रहा है, नया वो एप्लीकेशन क्रिएट नहीं करने देता है। लेट्स सी। हाँ, कुछ नहीं आ रहा है उसके बिना तो हम कर ही नहीं पा रहे हैं। मैंने सिर्फ फोन नंबर ट्राई करके देखा था कि फोन नंबर के बेसिस पे हो जाए, बट नहीं करने दिया उसको आगे। हम्म। Set up strong authentication for your WIPO account. Log in to ePCT using strong authentication. ये strong authentication के द्वारा ही जब लॉगिन होगा तब जाके ये करने देगा, वरना ये नहीं करने देगा, कुछ नहीं करने देगा तब तक। बड़ी जहाँ अच्छी पे ये बात है। सर्च आईए लिखा हुआ है ना, उसकी के ऊपर क्रिएट वाला ऑप्शन आ जाएगा। सर्च आइए। इसके पहले वाले पेज में जो था, हाँ, उसी के ऊपर। उसमें जहाँ पे आप बोल रहे थे कि नंबर सर्च कर सकते हैं, तो उसके ऊपर ही क्रिएट का ऑप्शन आ जाएगा जब ऑथेंटिकेट हो जाएगा। सही बात है मैडम, तो अब तो फिर वेट करना ही वेट करना है। वाइपो एकेडमिक डैशबोर्ड, माय वाइपो अकाउंट, आईपी पोर्टल डैशबोर्ड। वाइपो एकेडमी डैशबोर्ड भी क्या होता है? उसमें जो अपने कोर्सेज किए रहते हैं वो मेंशन रहते हैं, सर्टिफिकेट्स और वाइपो ये के सब डिटेल्स। हाँ। पेज वर्क ही नहीं कर रहा। देखिए लिखा हुआ है, डू आई स्टिल नीड वाइपो डिजिटल सर्टिफिकेट? नो, यू कैन नाउ यूज दी अदर मेथड टू लॉग इन टू सर्टेन वाइपो आईपी सर्विसेज that require stock authentication. Currently, ePCT, eHAG, and WIPO lacks as more efficient alternatives to digital certificate. लिखा ही हुआ है, सिर्फ हमें कुछ डिजिटल सर्टिफिकेट का कुछ करना है। ये है देखिए, एक्सेस कर सकते हैं हम ये कोर्स को तो। नहीं, कोर्स तो सर कोई भी एक्सेस कर सकता है, वो आप एप्लीकेशन नहीं फाइल कर सकते विदाउट ऑथेंटिफिकेशन। मगर ये क्या है, कोर्स एडमिन कंफर्मेशन मींस ऑफर्ड ऑफर्ड ऑफर्ड, ये है क्या भाई? आपने कभी कोर्स और रजिस्टर किए होंगे शायद। मुझे पता नहीं है कि मैंने क्या क्या किया है। कोर्स इज नो लॉन्गर एक्सेस ग्रेड, इसमें कुछ किए नहीं मैंने, ग्रेड क्या होंगे इसके? नहीं, वो आपने एक्चुअली रजिस्टर कर दिया होगा, बट आपने उस टाइम पे एक्सेस नहीं किया कोर्स, तो वो उसकी ड्यूरेशन निकल गई, तो वो अरे ऐसे लिख लेकिन के तो आता भी है। 172, क्या बात है। आपने सिर्फ एग्जाम दे दिया बिना कोर्स एग्जाम नहीं करे। दिया। ये बात है। चलो ठीक है, क्या ही कर सकते हैं। एक्सेस ग्रेड रिपोर्ट वही आएगी ना? हाँ यही आएगी। तो फाइनल ओके मॉड्यूल नहीं दिया इसलिए आपको सर्टिफिकेट नहीं मिला, वरना सर्टिफिकेट मिल जाता। ओके, अब कर लेंगे, साथ में करेंगे। और क्या। चलिए, ये एक चीज हो गई, ये तो एकेडमी वाला पार्ट हुआ। अब हमें चाहिए वो ईपीसीटी वाला पार्ट। हम्म, ये नहीं। अब हम कहाँ से जाएंगे? ये भी नहीं। डार्क मोड हो गया, तो लाइट मोड हो गया। मोड नहीं चाहिए हमें, हमें चाहिए ईपीसीटी फाइलिंग दिखाओ भाई। माय लर्निंग डैशबोर्ड। ओके, यहाँ पर कोर्सेज ही दिखते हैं, तो लर्निंग के लिए हमें नहीं आना है। अ, ये लॉग आउट करते हैं, चलो यहाँ से। और
वाइपो ईपीसीटी में तो हो नहीं रहा है, ये सर्टिफिकेट आ नहीं रहा है, यानी इतनी देर में तो नहीं आता है, इट इज टेकिंग टाइम, दैट्स फॉर श्योर। चलिए छोड़ो इसको भी। अब आते हैं वापस अपना ये वाइवा वॉइस प्रिपरेशन के पास वापस आते हैं। कल हमने किनका किनका किया था, पुष्पेंद्र सर का भी किया था और सारिका मैडम का किया था। आज हम स्टार्ट करते हैं संघवी मैडम से। ये रहा वाइवा का फोल्डर और ये रहा सांगवी मैम का बायोडेटा, इंट्रोडक्शन। अब यहाँ पर मैंने क्या दिया था प्रॉम्प्ट, ये रहा हमारा प्रॉम्प्ट, उसे हम करते हैं पेस्ट। और एक प्रॉम्प्ट को हमें ऐड करना है, ऑल्सो रिव्यू बॉडी तो बॉडी लैंग्वेज लैंग्वेज। तो अभी अच्छे से नहीं करेगा, क्योंकि वो ठीक है ना बेटी सो मैडम, रही थी लेट्स इसलिए धीमे सी धीमे क्या बोला था। क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, रिकॉग्नाइज क्या कर रहा है। एंड शेयर योर फीडबैक ऑन इट। Let's see what kind of effect it will generate. अब देखते हैं, ये सबसे इंटरेस्टिंग बात होगी। सर मैं मेरा वीडियो कल भेजती हूँ सर। जी मैडम। जय हिंद, नमस्ते। ये वीडियो संघवी शुक्ला मैम का है। उनका प्रोफाइल पेटेंट एजेंट वाइवा के लिए हाईली रिलेवेंट और स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि उनके पास CSIR URDIP का प्रेस्टिजियस एक्सपीरियंस है और वो करंटली सॉफ्टवेयर AI डोमेन में ड्राफ्टिंग कर रही हैं। यूजर प्रॉम्प्ट में आपने पुष्पेंद्र जी लिखा है, शायद कॉपी पेस्ट एरर हो गया होगा। मैं संघवी मैम के वीडियो के बेसिस पे एनालिसिस दे रहा हूँ, क्या बात है। नीचे उनके इंट्रोडक्शन का समरी, बॉडी लैंग्वेज एनालिसिस और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस विद आंसर्स इंग्लिश में दिए गए हैं। समरी, रिव्यूअर के लिए समरी, संघवी मैम ने 2015 में एमटेक इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्लीट किया है। उनका कैरियर 2017 में CSIR URDIP पुणे से शुरू हुआ है, जो इंडिया का टॉप IP रिसर्च इंस्टीट्यूट है। वहां उन्होंने पेटेंट एनालिसिस और सर्चिंग पर काम किया। पर्सनल रीजन से वो दुबई शिफ्ट हुई और कैरियर ब्रेक लिया। 2021 में उन्होंने कैरियर रीस्टार्ट किया, जो उनके मदरहुड के अर्ली फेज के साथ कोइंसाइड हुआ। उनका मानना है कि मदरहुड ने उन्हें डिसिप्लिन और टाइम मैनेजमेंट सिखाया है। करंटली वो के एनालिसिस IP फर्म के साथ काम कर रही हैं, जहां वो पेटेंट ड्राफ्टिंग और प्रोसिक्यूशन हैंडल करती हैं, स्पेसिफिकली सॉफ्टवेयर और AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डोमेन में। ओके मैडम, ये सही है, इसमें कोई गलती? नो सर, इतना ही बोला था। जी। बॉडी लैंग्वेज फीडबैक, क्रिटिकल फॉर वाइवा, ऑब्जर्वेशन, पॉजिटिव्स। वॉइस बहुत क्लियर और काम है। इंग्लिश इंग्लिश फ्लुएंसी अच्छी है। उन्होंने अपनी मदरहुड और कैरियर गैप को वीकनेस नहीं बल्कि स्ट्रेंथ, डिसिप्लिन की तरह प्रेजेंट किया, जो बहुत इंप्रेसिव है। एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट, आई कांटेक्ट। वीडियो में वो अक्सर अपने या साइड में देख रही हैं, थिंकिंग मोड। वाइवा में कोशिश करें कि कैमरा इंटरव्यू की तरफ
सॉरी, कैमरा व्यूअर की तरफ, कैमरा या व्यू इंटरव्यूअर की तरफ सीधा देखें। एनर्जी लेवल थोड़ा सा मोनोटोनस, एक सुर में लग रहा है। वाइवा में थोड़ी और एनर्जी और हल्की स्माइल रखें ताकि कॉन्फिडेंस दिखे। पोस्चर थोड़ा कैजुअल लग रहे हैं, लीनिंग बैक, वाइवा में सीधा अपराइट बैठे जी। एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस एंड आंसर्स પોવાય શું કહેવાય, હું તને મારો દઈ દઉં, તને એનામાંથી હેડફોન આપી દઉં પછી જો તું એ આખું બેગ દઈ દે મને। संघवी मैम के प्रोफाइल इलेक्ट्रॉनिक्स प्लस सॉफ्टवेयर एआई ड्राफ्टिंग एक्सपीरियंस का है। जस्ट अ मिनट में बंद करना को दरवाजा। ले मारा ढिंगला। ओके, ये हाई डिमांडिंग फील्ड है। कैटेगरी है डोमेन स्पेसिफिक क्वेश्चन। आप एआई और सॉफ्टवेयर पेटेंट्स ड्राफ्ट करती हैं। सेक्शन 3 के कहता है कि कंप्यूटर प्रोग्राम पर से पेटेंट नहीं हो सकते। आप इसे कैसे ओवरकम करती हैं मैडम? योर आंसर। Sir, yes, sir, prove that under Section 3K, software related inventions are not patentable. But recently, there are some guidelines issued related to computer related invention, which clearly mentions that if there is any technical effect or technical advancement or technical application in that particular software, computer program or algorithm, then it is patentable. There are various case laws like Farid-Delani versus Union of India and Microsoft versus Union of India. So Farid-Delani is showing that they prove that their invention has technical effect. Although it is related to software, but it proves technical effect. And the Microsoft one showed that they had technical advancement in their invention. So based on which the court allowed their invention and they got the grant. So now, based on this, the amendment in the CRI guidelines, if any algorithm or computer programs has any technical effect or any technical application or technical advancement, then it can be considered to be patentable. बहुत बढ़िया मैडम। यही लिखा हुआ है यहाँ पर जस्टिफिकेशन। उन्होंने एक्सप्लिसिटली कहा है कि वो एआई सॉफ्टवेयर पर काम करती है। ये सबसे ऑब्वियस और इम्पोर्टेंट सवाल है। आंसर बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही। सेक्शन 3 के सॉफ्टवेयर पर से को रोकता है। इसीलिए ड्राफ्ट करते वक्त मैं फोकस करती हूँ कि सॉफ्टवेयर का फर्दर टेक्निकल इफेक्ट दिखाया जाए। मेन क्लेम्स में ये डेमोस्ट्रेट करती हूँ कि सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के साथ कैसे इंटरेक्ट कर रहा है या कैसे मशीन की फंक्शनैलिटी इंप्रूव कर रही है। हम सिर्फ कोड को क्लेम नहीं करते, बल्कि मेथड या सिस्टम को क्लेम करते हैं जो रियल वर्ल्ड टेक्निकल प्रॉब्लम सोल्व कर रहा है। रेफरेंस फेरिदनानी केस एंड सीआरआई गाइडलाइन जो आपने बताया, परफेक्ट। बट इसमें आप इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि मैं क्लेम में ये ध्यान रखती हूँ। ये थोड़ा सा और डिटेल पंच हुआ आपके आंसर के Okay. लिए। सर एक आध सेकंड क्वेश्चन। एग्जाम्पल दे के भी शो कर सकते हैं कि जी जी मैडम, मींस प्लस फंक्शन हम्म एग्जांपल्स आप दे सकते हैं। क्या एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इन्वेंटर माना जा सकता है? अगर कोई एआई नया इन्वेंशन करते हैं तो क्या एआई को मैडम इंडिया में इन्वेंटर के तौर पे मान्यता नो प्राप्त है? No, in AI, artificial intelligence is not considered as a natural person. It cannot be uh, considered इन्वेंटर, as an inventor. परफेक्ट। जस्टिफिकेशन ग्लोबल आईपी में हॉट टॉपिक है डैबस केस, और वो एआई फील्ड में है। अब डैबस केस क्या है वो जानना पड़ेगा, फिर देखते हैं। नहीं सर,
इंडियन पेटेंट एक्ट के हिसाब से इन्वेंटर सिर्फ एक नेचुरल पर्सन इंसान ही हो सकता है। सेक्शन 21P एंड सेक्शन 6, एआई एक टूल हो सकता है इन्वेंशन बनाने के लिए, लेकिन वो पेटेंट एप्लीकेशन में इन्वेंटर के तौर पर साइन नहीं कर सकता। एप्लीकेंट कोई भी हो, कोई भी हो सकता है कंपनी, पर इन्वेंटर इंसान ही होना चाहिए। तो अब सेकंड क्वेश्चन है, क्या एआई एप्लीकेंट हो सकता है? No, sir. AI cannot be applicant as well because it मैडम, is just an एआई एआई एप्लीकेंट हो सकता है, दैट इज द आंसर। मैं पूछ भी लेता हूं इसको, ऐसा नहीं है कि मैं पूछूंगा नहीं, मैं दो चीजें पूछूंगा अभी इसको, डबल केस क्या है और एआई एप्लीकेंट हो सकता है। क्यों मैं कह रहा हूं आपको, देखिए मैडम, आप किस फॉर्म में वर्क कर रही है? key analysis. के एनालिसिस। के Yes. एनालिसिस क्या वो एप्लीकेंट हो सकते हैं? Yes. क्यों हो सकते हैं? नहीं, अगर वो लोग क्योंकि खुद की कोई इन्वेंशन फाइल कर रहे हैं देन कैन बी। जी, अगर जो इन्वेंशन दे आर फाइलिंग, इफ any person from that company is inventor, then key analysis can be applicant. इन्वेंटर, ओके। क्या एप्लीकेंट के तौर पे फिर कौन साइन करेगा वहां पर? Key analysis, कौन साइन करेगा? के एनालिसिस तो कंपनी का नाम है। partners of that company. हाँ, पार्टनर्स ऑफ दैट कंपनी, प्रोपराइटर है यानी प्राइवेट लिमिटेड है या कोई पब्लिक जॉइंट वेंचर है, तो जॉइंट वेंचर में दोनों में से जो भी प्रोपराइटर है वो साइन करेंगे ऑन हम्म बिहाफ ऑफ के एनालिसिस। इन द हम्म सिमिलर फैशन एआई को आप एक कंपनी मानिए और वो कंपनी के बिहाफ पे अगर कोई पर्सन साइन कर रहा है तो एप्लीकेंट एआई भी हो सकते हैं, जैसे कि चैट जीपीटी है। तो चैट जीपीटी कैन बी एप्लीकेंट, क्योंकि वहां पर वो कौन है अपना ये उसका ये आंटमैन, क्या नाम है उसका, थॉमस आंट या क्या नाम है उसका, जो भी है, जो पर्सन है सर, जिसने इन दैट केस ओपन एआई एप्लीकेंट हो सकता है, चैट जीपीटी नहीं हो सकता एप्लीकेंट, बिकॉज चैट जीपीटी इज अ टूल to be utilized for generating the information. बट ओपन एआई हो सकता है एप्लीकेंट, चैट जीपीटी नहीं हो सकता। हम्म, चैट जीपीटी, ट्रू जेमिनाई, मैडम, ये ट्रू सब मैडम, ये सब ट्रू नहीं हो मैडम, सकते। ये नहीं हो दीज आर सकते, वो टू। टूल है। बट जो कंपनी है ओपन एआई समझ हाँ, लीजिए, या जो जो मेन डोमेन है वो हो सकता है। उनकी जो कंपनी है जिन्होंने उसे बनाया है वो लोग एप्लीकेंट हो सकते हैं। तो अब देखते हैं कि क्या आंसर आता है। हम अगर ऐसा क्वेश्चन करें कि क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एप्लीकेंट हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, एंड डेबस केस क्या है, वो हम दो दो यूएस क्वेश्चंस। में इसमें डिबेट हाँ हुई भी थी कि वो इन्वेंटर हो सकते हैं कि नहीं, जी, एआई एआई डेबस, के लिए। ओके, इसीलिए डेबस केस का यहाँ पर नाम लिया गया है। एक बार हम पूरा आपका इंटरव्यू पढ़ लेते हैं, फिर ये दो चीज के बारे में डिस्कशन भी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, आप इलेक्ट्रॉनिक बैकग्राउंड से हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी के लिए आप पेटेंट फाइल करेंगी या कोई और प्रोटेक्शन लेंगी? सो व्हाट शुड बी योर आंसर मैम? सर, अंडर सेक्शन 2(1), sorry, under section 3(o), topography of integrated circuit, it's not patentable, but there is a different field of IP related to semiconductors. There it can be filed. It's SICLDR. जी, सेमीकंडक्टर एक्ट वही लिखा है आंसर में भी। जस्टिफिकेशन उनका एमटेक इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में है। एग्जामिनर चेक करेंगे कि उन्हें SICLD एक्ट, सेमीकंडक्टर एक्ट पता है कि नहीं, डिटेल में नहीं, बट इतना जितना आपने बताया उतना पता है कि नहीं। सर, आपका आंसर रहेगा सर, अगर बात आईसी के लेआउट डिजाइन की है तो वो पेटेंट एक्ट के अंडर प्रोटेक्ट नहीं होता। सेक्शन 3C ऑफ पेटेंट एक्ट उसे एक्सक्लूड करता है। उसके लिए अलग से सेमीकंडक्टर सर्किट लेआउट डिजाइन एक्ट 2000 है।
हाँ, अगर आईसी को बनाने के कोई नया मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है तो उसे पेटेंट करवा सकते हैं, बराबर। बाकी टोपोग्राफी के लिए थ्री तो ओ आपने जैसे आएगा ना बताया इसमें तो, 3O। 3O आएगा मैडम, 3C हाँ। नहीं आएगा। सही बात है, 3O टोपोग्राफी ऑफ दी सेमीकंडक्टर, उसकी बात हो रही है, तो 3C ये गलत है। वो हम अपने कॉमन सेंस से ही लगाएंगे यहाँ पर। सही बात है मैडम। फिर आते हैं जॉब एक्सपीरियंस पे। CSIR एंड URDIP एंड के एनालिसिस। आपने CSIR URDIP मेन काम किया है वहां, और एक प्राइवेट फर्म के एनालिसिस की वर्किंग में आपने क्या फर्क महसूस किया? सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन CSIR URDIP एंड के एनालिसिस? व्हाट्स योर आंसर? Sir, in CSIR, I am mainly dealing with the patent analytics related projects, which includes patent searching, FTO-based search, invalidity search, landscapes, and all these were government-related projects mostly. And since CSIR is a government organization, and they used to file or do patentability search for government-based projects mainly at that time. And regarding K analysis, I would say so they are working across India and various other jurisdiction as well. As well as this is the first company recognized by Indian government to open an office in China. So K analysis is the first company which has office in China recently opened and approved by government of India as well. So here we are dealing with multiple jurisdiction drafting and prosecution cases, as well as design patentability, all these types of work. तो वैसे ही आंसर है यहाँ पर। CSIR गवर्नमेंट बॉडी है और के एनालिसिस प्राइवेट फर्म है। एग्जामिनर उनका पर्सपेक्टिव देखना चाहेंगे। तो सर, CSIR URDIP में फोकस डीप सर्चिंग और एनालिटिक्स पर था। वहां हम साइंटिफिक रिग्रस सॉरी रिग्रसनेस और TKDL ट्रेडिशनल नॉलेज जैसे डेटाबेस पर काम करते थे। जो आपने बताया कि आप वहां पर मेनली सर्च, FTO सर्च, पेटेंटेबिलिटी सर्च, वो सर्चिस पे और गवर्नमेंट फाइलिंग्स पे ज्यादा ध्यान देते थे। इनके एनालिसिस में फोकस ड्राफ्टिंग और क्लाइंट प्रोसिक्यूशन पर है, यानी कैसे ऑब्जेक्शंस को हैंडल करना है और पेटेंट ग्रांट करवाना है। CSIR ने मुझे टेक्नोलॉजी समझना सिखाया, और मुझे लीगल प्रोटेक्शन करंट जॉब मुझे लीगल प्रोटेक्शन लेना सिखा रहा है। तो परफेक्ट है मैडम आपका आंसर भी वहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्राफ्टिंग करते वक्त स्पेसिफिकेशन में ड्राइंग का क्या रोल है? क्या सॉफ्टवेयर पेटेंट में ड्राइंग जरूरी है? योर आंसर मैम। Yes, sir. In software patents also we can include drawings, since while uh, preparing the claims for software infringements, so we do mention the modules or components which are related to and show their functions. Actually, we mention system and method both in case of software related drafts. So in case of system diagram, each component is mentioned and what they are functioning, what they are doing, and how they are doing, and how they are interconnected to each other. So we can show them in the form of block diagram, as a system diagram, in the form of block diagram, how they are connected to each other and what function they are performing. And then we can show a method diagram as well in the form of flow chart. So the main role of drawings is everything that we are mentioning in the claims need to be incorporated in the drawing, and whatever things that are mentioned in the drawing need to be incorporated in the detailed description in the best possible way, as mentioned in the section number 10, subclause 4. And it includes rule number 15, where it is mentioned about the details, how to prepare the drawings. परफेक्ट है मैडम।
बस इसमें इतना ही बताना है। जस्टिफिकेशन उन्होंने ड्राफ्टिंग मेंशन किया है, तो वो पूछना चाहते हैं आपसे कि भाई आपको ड्राफ्टिंग का पता है कि नहीं है। आपने भी आंसर सही दिया जी सर। सेक्शन 10 कहता है कि अगर इन्वेंशन को समझने के लिए जरूरी है तो ड्राइंग्स होनी चाहिए। सॉफ्टवेयर्स या एआई पेटेंट्स में फ्लो चार्ट, ब्लॉक डायग्राम और आर्किटेक्चर डायग्राम बहुत क्रिटिकल होते हैं। ये एग्जामिनर को एल्गोरिदम का फ्लो समझने में मदद करते हैं और टेक्निकल इफेक्ट प्रूव करने में सपोर्टिंग एविडेंस बनते हैं। सो दैट वुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, कैटेगरी सी, डिजाइन एक्ट। डिजाइन एक्ट से आपके पास क्वेश्चन है। मोबाइल ऐप के जीयूआई, ग्राफिक यूजर इंटरफेस, आइकॉन के लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे, पेटेंट या डिजाइन? वैसे तो आंसर आ गया, बट फिर भी आप क्या सजेस्ट करेंगे जीयूआई के लिए? For that, it will go under design category. Right now, there are some amendment proposed where the user interface is also, they have mentioned to consider the user interface also in design. So it would not be patented if it is about just the interface of the application, then it would be, but it would go with the design, not with patent. परफेक्ट है मैडम। सॉफ्टवेयर फील्ड में जीयूआई प्रोटेक्शन एक कॉमन इश्यू है जो डिजाइन एक्ट से जुड़ा है। सर, जीयूआई, ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस या आइकॉन्स के लुक या फील के लिए डिजाइन एक्ट 2000 बेस्ट ऑप्शन है। क्लास 14 और 4, ये अगर याद रखना चाहे तो, अगर हो रहा है तो, बट कोई जरूरी नहीं है। बट क्लास 14 सब क्लोज 4 अंडर लोकार्नो क्लासिफिकेशन रिसेंट अमेंडमेंट में रिकॉग्नाइज किया गया है। अगर जीयूआई का कोई फंक्शनल एस्पेक्ट है तो पेटेंट सोच सकते हैं, पर विजुअल अपील के लिए डिजाइन रजिस्ट्रेशन ही हो सकता है। सो यहाँ पर हम उसकी बात करेंगे, डिजाइन रजिस्ट्रेशन की, जब तक वहां पर कोई फंक्शनल एस्पेक्ट नहीं है। परफेक्ट। जीयूआई का फंक्शनल एस्पेक्ट कैसे हो सकता है, कोई एग्जांपल? Um, if it is suppose an app for content generation, and we are entering our data, and based on that data, suppose a student is there, and the student is entering his class and subject, and the topic in which the student wants to get a story. So on that basis, a story is generated. So we will say that um, the story where it is generated, that is a user interface. So every मुझे page मैडम of that सबसे अच्छा application. एग्जांपल क्या लग रहा है इसका, पता है मैडम? ऑगमेंटेड रियलिटी। Okay. आप किसी एक ऑब्जेक्ट का जब फोटो लेते हैं, या उस फोटो को, आप काफी ऐसी एप्स आ चुकी है बच्चे को पढ़ाने के लिए, मैप्स आते हैं, वो मैप्स पे एक पिन लगी हुई होती है। जैसे ही वो पिन को आप स्कैन करेंगे, वो आपको एलिफेंट बना के देगा, यानी उस स्टेट में कौन सा एनिमल है जो सबसे ज्यादा पाए जाते हैं वो बता के देगा, उसकी आवाज निकालेगा। तो वहां पर दिखेगा आपको कि ऐसे एनिमल्स हैं, वो सिर्फ आप स्कैन करने से मोबाइल पे आपका वो फंक्शनल रिक्वायरमेंट हो जाएगा। तो इट्स कम्युनिकेटेड विद दी हार्डवेयर। आपको दिखेगा कि भाई भारत का जो नक्शा है उसमें जो स्टेट के ऊपर आप लेके गए, बिकॉज ऑफ दैट स्टेट वो एनिमल रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो लाइकवाइज ऑगमेंटेड रियलिटी इज वन ऑफ दी गेम चेंजिंग थिंग इन दी नियर बाय फ्यूचर। और वर्चुअल लेबोरेटरी भी होती है ऑगमेंटेड रियलिटी से, यानी Right. आपने वो वीआर हेडसेट पहन लिया, फिर आपको ऐसा ही लगेगा कि आप उस लेबोरेटरी में वर्क कर रहे हैं, जहां पर मान लीजिए कि न्यूक्लियर टेस्ट हो रहे हैं। तो न्यूक्लियर टेस्ट की लेबोरेटरी पे आप वर्क कर सकते हैं विदाउट हैविंग रेडिएशंस इन योर बॉडी। सो दैट्स द अल्टीमेट गेम चेंजर थिंग इन केस ऑफ ऑगमेंटेड रियलिटी। और वो अगर ग्राफिक यूजर इंटरफेस अगर क्रिएट होता है उस लेवल का, तो दैट इट कैन बी कम्स अंडर Patent. पेटेंट। ट्रू। तो Yes. मुझे वो चीज लगती है कि ये बेस्ट एग्जांपल रहेगा, आंसर रहेगा। ओके, फाइनल एडवाइस टू संघवी मैम। स्माइल, आप थोड़ा सीरियस लग रहे हैं।
इंटरव्यू में थोड़ा स्माइल करें, स्पेशली जब आपने मदरहुड और कमबैक की बात करें, ये आपकी स्टोरी को और इंस्पायरिंग बनाएगा। बी प्राउड ऑफ सीएसआईआर। सीएसआईआर यूआरडीआईपी का नाम बहुत बड़ा है। वाइवा में उस एक्सपीरियंस को हाईलाइट करें। लुक एट द लेंस। प्रैक्टिस करते वक्त कैमरा लेंस में देखने की आदत डालें। ऑल द बेस्ट, आपका प्रोफाइल क्लियर विनर है। तो यही बात है, स्माइल आपको रखनी है, आई कांटेक्ट बना के रखना है, एंड सीएसआईआर जो इन्होंने कहा है वो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट करना है, सीएसआईआर एंड यूआरडीआईपी के बारे में। अब थैंक यू हम सर। थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं जो हमने केस एक छोड़ दिया। जी मैडम, आप कुछ कहना चाहते हैं? आर यू सेटिस्फाइड विद दिस एक्सप्लेनेशन बाय दी ये जेमिनी? ये सर। सर आप कितने मार्क्स देंगे इसमें? मैडम, आपका है ना, मार्क्स तो आपका डिसाइडेड ही है। मैं तो आपको कहता हूं कि आपके मार्क्स होने चाहिए अराउंड 38 से लेके 43 के अराउंड आपको मार्क्स आएंगे। दैट इज व्हाट माय एक्सपेक्टेशन इज। आप ऐसे ही चले जाइए, मींस विदाउट रीडिंग एनीथिंग, तब भी आपके मार्क्स इतने आएंगे। द थिंग इज आप सर जब भी बोलते हैं ना, आप में एक नॉलेजेबल गर्ल की एक छवि आती है। आप जब बोलते हैं तो आपके पास होता है वो नॉलेज, भले ही आप अंडर कॉन्फिडेंट है, बट सामने वाला ग्रेप्स करता है कि हाँ इनको पता है ये सारी चीजें, इतनी उम्र में पता है, इतनी छोटी सी लड़की को पता है, ऐसा लगता है। दूसरी चीज, कभी कभी ऐसा होता है कि आप ज्यादा एक्सप्लेन कर देते हैं। राइट सर। वो एक बात पे आपको थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, या फिर चेक करते रहिए कि सामने वाला क्या सही आपको सोच रहा है, तो उसमें क्या कर सकते हैं आप, थोड़ा सा ब्रेक लीजिए बीच में। उससे क्या होगा कि अगर सामने वाला आपकी बात नहीं सुनना चाहता है ना, कट कर लेगा। ये आपके लिए एक अच्छी एबिलिटी होगी अगर आप अपने वॉइस वॉइस मॉड्यूलेशन पे वर्क करें तो। बट इट्स ओके मैडम, ये सभी के साथ होता है, इतना बड़ा भी पॉइंट नहीं है। जो आप कर रहे हैं वो परफेक्ट है, परफेक्ट ही चीजें जा रही हैं आपकी, मोर और लेस तो। जी, कोई और ओके। कोई रिव्यू देना चाहेगा कि जो ये बातें हुई है वो सही है या गलत है? कोई अनदर रिव्यू, एनी वन पर्सन? कितने लोग हैं? शीतल मैम? जी जी दिनेश सर। जी सर, मैं तो यही कहूँगा, मैडम ने बहुत ही अच्छा वाइवा दिया और इनके नंबर 40+ तो जाने ही चाहिए, लग रहा है जो। काफी मगर कॉन्फिडेंट है मैम, और नॉलेज फोर्टी पूरी परसेंट है। बोले, 40 40% अबाव। हम बोलेंगे ना। 40। अगर अगर आप ऐसा बोलेंगे ना तो मैडम ऐसा बोलेंगे कि ये तो सर हमें अप्रिशिएट करने के लिए ही बात नहीं कर नहीं रहे हैं, नहीं, ये 40 अबाव इसीलिए। सर। ऐसा मैं कम ही बोलता हूँ सर, आपको भी बताइए है। जी तो जी ये सर। 40 अबाव तो मैम के लग ही रहे हैं, क्योंकि इनको नॉलेज है हर एक चीज की, आता ही है। थैंक यू सर। जी। हम्म, बहुत कम बोलने वाले लड़कियों में से हैं आप, जो जनरली लड़कियों का नेचर नहीं होता है। डाबर केस क्या है? दूसरा, क्या एआई एप्लीकेंट बन सकता है? अब देखते हैं इसका आंसर। ये तो भाई साहब मेरा रिव्यू में गया तो गया, फिर वापस ही नहीं आया। लेट्स सी क्या होता है। अब तो हम वापस आंसर है। डाबर केस पेटेंट एजेंट एग्जाम और वाइवा के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और हॉट टॉपिक है। अगर खासकर
अगर आपका बैकग्राउंड सॉफ्टवेयर एआई जैसे संगवी मैन या इलेक्ट्रॉनिक्स से है। यहाँ इसका पूरा ब्रेकडाउन इंग्लिश में है। डाबर केस क्या है? फुल फॉर्म, सॉरी डाबस, डाबर की जगह पर डाबस है। डाबस का मतलब है डिवाइस फॉर दी ऑटोनोमस bootstrapping of unified sentence। ओके, स्टोरी। ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम है जिसे डॉक्टर स्टीफन थैलर ने बनाया था। डावस ने खुद से ऑटोनोमसली दो चीजें इन्वेंट की। एक फूड कंटेनर जिसका शेप फ्रैक्टल जियोमेट्री पर बेस्ड था। एक इमरजेंसी लाइट बेकॉन नेचुरल फ्लेम। द कॉन्फ्लिक्ट, डॉक्टर थैलर ने दुनिया भर के पेटेंट ऑफिस यूएसए, यूके, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया में पेटेंट एप्लीकेशन लगाई। उन्होंने फॉर्म में एप्लीकेंट खुद को रखा, लेकिन इन्वेंटर को कॉलम में डेवस दी एआई का नाम लिखा। दुनिया का रिएक्शन, ज्यादातर देशों ने, यूएसए, यूके, ईपीओ ने इसे रिजेक्ट कर दिया। उनका कहना था कि इन्वेंटर सिर्फ एक इंसान, नेचुरल पर्सन ही हो सकता है, कोई मशीन नहीं हो सकती है। इन इंडिया, इंडियन पेटेंट ऑफिस का स्टैंड क्या है? इंडिया में भी डॉक्टर थैलर की एप्लीकेशन लगाई गई थी। इंडियन पेटेंट ऑफिस आईपीओ ने इस पर ऑब्जेक्शंस उठाया कि और क्लियर कर दिया कि एआई ना तो इन्वेंटर बन सकता है और ना ही एप्लीकेंट। क्या बात है। लीगल वजह, रीजन अंडर द इंडियन पेटेंट एक्ट 1970 सेक्शन 6, पर्सन एंटाइटल्ड टू अप्लाई। एक्ट कहता है कि पेटेंट एप्लीकेंट सिर्फ वही फाइल कर सकता है जो ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर हो या उसका असाइनी हो। सेक्शन 21P पेटेंटी एंड सेक्शन 21S पर्सन। इंडियन लॉ में पर्सन का मतलब या तो एक नेचुरल पर्सन, इंसान होता है, या लीगल एंटिटी, कंपनी, गवर्नमेंट, यूनिवर्सिटी। एआई ना तो इंसान है ना ही रजिस्टर्ड कंपनी, इसलिए वो प्रॉपर्टी पेटेंट होल्ड नहीं कर सकता। असाइनमेंट्स ऑफ राइट्स, एक मशीन एआई को कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर सकती। अगर एआई ने इन्वेंट किया तो वो इन्वेंशन के राइट्स डॉक्टर थैलर को ट्रांसफर, असाइन कैसे करेगी? बिना वैलिड असाइनमेंट के डॉक्टर थैलर एप्लीकेंट नहीं बन सकते। वाइवा के लिए सवाल और जवाब। अगर वाइवा में एग्जामिनर आपसे पूछे कि क्या एआई इंडिया में एप्लीकेंट या इन्वेंटर बन सकता है, जवाब है नहीं सर। इंडियन पेटेंट एक्ट 1970 के हिसाब से एआई ना तो एप्लीकेंट बन सकता है ना ही इन्वेंटर। इन्वेंटर सेक्शन 6 और 21Y की इंटरप्रिटेशन के मुताबिक इन्वेंटर के पास दिमाग, इंटेलेक्ट होना चाहिए, जो सिर्फ एक नेचुरल पर्सन, इंसान के पास होता है। एप्लीकेंट, एप्लीकेंट बनने के लिए आपके पास लीगल स्टेटस होना चाहिए, जैसे कंपनी या इंडिविजुअल। एआई एक मशीन टूल है, कोई लीगल एंटिटी नहीं है। इसीलिए डावस केस में इंडियन पेटेंट ऑफिस ने यही क्लियर किया कि इन्वेंटर के नाम ह्यूमन होना मैंडेटरी है। तो अगर मैं एआई का यूज करके इन्वेंशन बनाऊं तो इन्वेंटर कौन होगा? सर, अगर एआई सिर्फ एक टूल की तरह यूज हुआ है तो वो इंसान, ह्यूमन इन्वेंटर होगा जिसने एआई को गाइड किया, इनपुट दिया और प्रॉब्लम डिफाइन की। एआई पेन या कंप्यूटर की तरह बस एक माध्यम, मीडियम माना जाएगा। डावस केस ये एस्टेब्लिश करता है कि करंट आईपी लॉस सिर्फ इंडिया में नहीं, ग्लोबल ह्यूमन सेंट्रिक है। एआई कितना भी स्मार्ट हो जाए, कानून की नजर में वो अभी सिर्फ एक टूल है, क्रिएटर नहीं है। तो जैसा आपने परफेक्टली बताया वैसा ही आंसर यहाँ पर निकल के आया है। बहुत ही बेहतरीन एक्सप्लेनेशन जेमिनाई ने दिया है और कितनी सिंप्लिसिटी से दिया है।
कि मुझे तो डॉक्टर थालेर का नाम भी याद रह गया, डाबस केस भी याद रह गया, और इसके पढ़ने के बाद अगर कभी भी कोई डिबेट होगी तो आई कैन पार्टिसिपेट इन दैट डिबेट एज वेल, डाबस केस के लिए। बस ये नाम याद नहीं रहता है, डिवाइस फॉर ऑटोनोमस बूटस्ट्रैपिंग ऑफ यूनिफाइड, और ये तो क्या ही है, सेंटिन्स, सेंटिन्स। बट स्टोरी ओवरऑल याद रहेगी। हाँ जी, तो अभी तक हमने आज के सेशन में हमने ईपीसीटी फाइल करने के लिए सबसे पहला ऑथेंटिकेटर ऐप यानी ऑथेंटिकेशन करने की कोशिश की, जहां पर हम अटके हुए हैं वाइपो ई सर्टिफिकेट लेने के लिए। लेट्स होप कि कल तक हमें ई सर्टिफिकेट मिल जाए। दूसरी चीज हमने ये देखा कि एआई क्या एप्लीकेंट बन सकता है या इन्वेंटर बन सकता है, तो दोनों में से कोई भी नहीं बन सकता है। केस लो अगर बात की जाए तो डाबस केस, जो डॉक्टर स्टीफन थालेर के बारे में बताया गया था कि कोई ऐसा पर्सन बन सकता है जिसके पास दिमाग हो या जो किसी को असाइन कर सके, कंपनी हो, वो बन सकता है। बट एआई एक टूल है, वो दिमाग भी नहीं है, वो कंपनी भी नहीं है, तो एआई कभी भी इन्वेंटर या एप्लीकेंट नहीं बन सकता है। एंड संघवी मैडम के जो इंटरव्यू के वजह से उनको जो क्वेश्चंस फेस होने चाहिए, मुझे लगता है कि आफ्टर हैविंग दिस टू सेशंस, एक ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच आपको मिला और दूसरा आपको मिला यहाँ से एआई के द्वारा जो इनपुट्स मिले हैं, उससे बाहर आपके क्वेश्चंस 90%, 90 थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, 85% चांसेस हैं कि उसके बाहर के क्वेश्चन नहीं होंगे। आपके 85% क्वेश्चंस आपको अभी से मिल चुके हैं। शायद हो सकता है कि एक दो क्वेश्चंस आपसे इससे बाहर पूछ ले इन वाइवा। तो दैट्स इट। कल हम जी जी मैडम क्या कह रहे थे? नहीं सर, ओके, मतलब इम्पोर्टेंट। जी, तो कल हम दिनेश सर का इंटरव्यू देखेंगे एंड क्रैक करेंगे। शीतल मैडम कल तक हमें इंटरव्यू सबमिट करेंगे। पुष्पेंद्र सर एंड सारिका मैडम का हो चुका है। परफेक्ट। तो मिलते हैं कल वापस 9:30 बजे। तब तक के लिए जय हिंद एंड हैव अ नाइस डे। जय हिंद सर। जी हाँ सर।